रेणुका जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसके साथ सहमत नहीं हो सकता। यूपीए सरकार ने अपनी पहली टर्म पूरी की थी और अपने दूसरे कार्यकाल के भी लगभग 4 वर्ष पूरे किए हैं। 9 वर्ष का समय समाप्त करके सरकार अब चुनाव से पहले अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश करेगी। 9 वर्ष का समय किसी भी सरकार के लिए एक लंबा अवसर होता है। अपने फुटप्रिंट्स देश पे छोड़ जाना और इतने लंबे कार्यकाल में तो एक छोटा युग के प्रकार होता है, और इस अवसर का प्रयोग करके इतिहास के लिए भी सरकारें अपनी छाप छोड़ जाती हैं। ऐसे अवसर मिले तो देश की दिशा भी बदल देती हैं, प्रगति की जो गति है उसको भी तेज कर देती हैं, और कई बार अवसर मिले तो देश की तकदीर को भी बदलने का ऐसी सरकारों को अवसर मिलता है। जब यूपीए की सरकार आई थी तो केवल सरकार और उसके समर्थकों में नहीं, देश का प्राय राजनीतिक माहौल अच्छा था। रेणुका जी आरंभ में जो वर्णन कर रही थी कि पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है, एक दिशा बदली थी सन 1991 में इस देश में, और ये सही है कि पूरा विश्व देखता था भारत की ओर कि भारत में कैसे निवेश किया जाए। इंडिया वॉज बीइंग शोकेस्ड। देयर वाज अ बज़ ऑफ एंथुसियाज्म अबाउट इंडिया। एनडीए ने जब शासन छोड़ा था तो 8% से अधिक विकास दर थी इस देश की। आज 9 वर्ष के बाद अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो क्या इस देश की पूरे विश्व के सामने वही छवि है? क्या इस देश को लेकर वही उत्साह है जो 9 वर्ष पहले था? मुझे तो लगता है कि जिस सरकार ने विरासत में 8.4% ग्रोथ रेट इनहेरिट किया था, वो हो सकता है 5% से कम भी ग्रोथ रेट छोड़कर जाए, और एक निराशा का माहौल है। From that environment of enthusiasm, we've entered a sense of cynicism about India. I think when this government enters its final year, the government will really have to decide in whatever is the residuary period left, how would it like history to judge this government? जब आप 2004 में आए थे तो लोग कहते थे कि आने वाले कल की जो विश्व की ताकत है वो ब्रिक्स होगा। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देश मिलाकर विश्व की एक नई शक्ति बनने वाले हैं। आज बहस यह है कि ब्रिक्स में से शायद आई बाहर निकल जाए, और अगर बाहर न निकले तो इंडिया के स्थान पर वो इंडोनेशिया को मान ले। कई बार यह भी आवश्यक है कि आत्मनिरीक्षण करे ये सरकार कि ये उत्साह से निराशा तक की जो यात्रा है ये कैसे प्राप्त की। मैं पहले भी ये कह चुका हूं और मैं ये मानता हूं कि यूपीए को ये आत्मचिंतन करना पड़ेगा
कि क्या यूपीए का जो गवर्नेंस मॉडल था वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। मैं संस्था के नाते भी और व्यक्तिगत नाते भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आदर करता हूं, और लोकतंत्र का सर्वोच्च पद होता है, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा उनकी होती है। और इसलिए किसी भी लोकतंत्र में नीति बनाना, दिशा देना और जो अंतिम शब्द होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। इस गवर्नेंस मॉडल को अपने आरंभिक वर्षों में यूपीए ने पालन नहीं किया, और इसका एक स्वाभाविक कारण यह हुआ कि एक नेतृत्व का संकट भी था, विश्वसनीयता का भी संकट था, और उसके साथ साथ नीतियां कैसे बने और कैसे कार्यान्वित हो इसका भी संकट था। लीडरशिप क्राइसिस स्वाभाविक था कि किसी भी लोकतंत्र में ड्यूअल पावर सेंटर नहीं चल सकते। संयुक्त जिम्मेवारी मंत्रिपरिषद की होती है, लेकिन उन बराबर मंत्रियों में जो पहला स्थान होता है प्रधानमंत्री का होता है। कोई एडवाइजरी काउंसिल सरकार के ढांचे से बाहर बैठ जाए, बिना किसी जवाबदारी के नीतियां बनाना शुरू कर दे, और सरकार के मंत्रियों को लगे हम तो अब बाध्य हैं उनका पालन करने के लिए। लोकतंत्र का शासन की व्यवस्था ये कभी नहीं हो सकती। उससे जो नेतृत्व का अधिकार होता है और एक स्वाभाविक नैतिक अधिकार होता है वो कमजोर पड़ता है, और उसका एक असर होता है कि नीति बन जाती है कि नहीं बन सकती, दिशा क्या होगी। ये पॉलिसी पैरालिसिस शब्द का गठन जिसको रेणुका दी इतराज कर रही थी, हमने नहीं किया। ये इस दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर लिखने वाले लोग इसका प्रयोग करने लग पड़े। A country where there was a lot of activity, where there was a lot of buzz, आज उस देश को क्या हो गया कि नीतियां बनाना और उनको लागू करना उसमें लकवा मार गया। और जब भ्रष्टाचार के उदाहरण बहुत अधिक बढ़ते हैं तो फिर शासन की विश्वसनीयता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता। और मुझे खेद है ये कहते हुए अध्यक्ष जी कि एक ऐसी सरकार है जिसकी विश्वसनीयता के ऊपर पिछले 3-4 वर्ष में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हैं, जिनकी वजह से शासन का उत्साह भी टूटा है, उसकी विश्वसनीयता भी टूटी है, और देशवासियों का और पूरे विश्व का जो नजरिया था इस सरकार की तरफ देखने का और इस देश की तरफ देखने का, उसमें भी बदलाव आया है। अर्थव्यवस्था के सामने बहुत कुछ कहा गया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर इस देश में विकास करना है तो इस देश को विकास की जरूरत है। वो विकास तेजी से कैसा हो सकता है, इसको लेकर सरकार और हमारे बीच में मतभेद हो सकता है। किन नीतियों के माध्यम से ज्यादा तीव्र गति पे होगा, इस पे दो मत हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की गरीबी इस देश में है, अगले 10-20 साल हम 8%, 9%, 10% पर आगे बढ़े, तभी इस देश की समस्याओं से हमें समाधान मिलेगा। जब आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है,
रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जब लोग उसका एक आकर्षण होता है, प्रॉफिट होता है, सरकार की जेब में पैसा आता है, राजस्व आता है। कोई पैसिव इकोनॉमी है जहां लोग कमा नहीं पाते, वहां पर सरकार को भी पैसा नहीं दे पाते। उस पैसे से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, उस पैसे से जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है, पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स है, उसके ऊपर खर्चती है। इसको लोग देखते हैं तो निवेश करते हैं। विदेश के लोग भी देखकर निवेश करते हैं, देशवासी भी निवेश करते हैं। और जब निवेश का माहौल नहीं होता तो फिर विदेश के लोगों की तरफ क्या देखें, अपने देशवासियों को भी लगता है कि चलिए बाहर की तरफ देखें। जब अभी कहा गया कि अपने उद्योग पूरे दुनिया के अंदर निवेश कर रहे हैं, जब यह आरंभ हुई थी प्रक्रिया तो हमें बड़े उत्साह से लगता था कि हमारे अपने उद्योग इतने बड़े हो गए कि हमारे औद्योगिक घराने भी दुनिया के अंदर जाके निवेश कर रहे हैं। Our own corporates have become so big that they are investing elsewhere in the world. This was an initial impression even I had shared. But today the hard truth is that forget people coming into India, our own corporates are going out because they realize that India is no longer the best place to invest in. And that is the reason why we've fallen from 9% to 5%. The last quarter was 4.5%. और अगर इस प्रक्रिया को हमने रिवर्स न किया तो जो गरीबी को मिटाने के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं और विकास के लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, उस लड़ाई में हम पीछे रह जाएंगे। और यह इस देश को स्वीकृत कभी नहीं होगा कि यह लड़ाई हम हारे। दिस इज अ बैटल विच हैज टू बी वन। और इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसे कदम उठाएं जिसके माध्यम से यह लड़ाई जीती जा सके। अभी कहा गया कि माननीय सदस्यता रेणुका जी द्वारा कि वो एक किसान की पृष्ठभूमि से आती है। 60% लोग ऐसे हैं, लेकिन कृषि की आमदनी देश की आमदनी का 16-17% हिस्सा रह गई है। अब 14% रामगोपाल जी कह रहे हैं। और अगर 14-15% हिस्सा रह गई 60% लोगों के लिए, तो स्वाभाविक है कि कृषि में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कृषि से बाहर उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। और जो बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलते हैं, और पूरी दुनिया का यह अनुभव है, कोई भारत का अकेले नहीं है, कि जब कृषि में बेरोजगारी होती है या कम रोजगार होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो उत्पादन क्षेत्र की तरफ लोग जाते हैं। और इस बार कहा गया कि कम से कम 10 करोड़ लोग कृषि से मैन्युफैक्चरिंग में जाएं। यह तब होगा जब मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25% होगा। यह उद्देश्य ठीक है, लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन सा ऐसा रास्ता है जो हम लोगों ने अपनाया है? केवल नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बना लेना और उस पॉलिसी के माध्यम से सोच लेना कि इस देश का जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है वो 25% पहुंच जाएगा, अपने आप में पर्याप्त नहीं है। पूरी दुनिया का अनुभव है कि कम दाम के ऊपर जो सामान बनाता है उसका सामान बिकता है। जब WTO और अन्य संस्थाओं में जब अंतर्राष्ट्रीय बातचीत होती थी
तो पहले लगता था कि यूरोप और अमेरिका इनके सामान का बहुत बड़ा आकर्षण था। आज से 20-30 पहले यह लगता था, लेकिन आज वो हाई टेक्नोलॉजी तक, फाइनेंशियल सेक्टर्स तक सीमित रह गई। आज उपभोक्ता दुनिया में वो सामान खरीदता है जो उसको अच्छे स्तर का मिलता है और सस्ता मिलता है। और अच्छे स्तर का सामान मिले और सस्ता मिले, उस बनाने के लिए कुछ कदम करने पड़ते हैं। आज दुनिया में कितनी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाइना ने अनुभव किया। अभी ब्रिक्स का जिक्र किया तो मैंने इंडोनेशिया जैसे उभर कर सामने आ रहा है, थाईलैंड है, मेक्सिको है। इन सब ने कदम उठाने शुरू किए कि अपने उत्पादन क्षेत्र को हम लोग बढ़ाएं। और उसको बढ़ाने का तरीका प्रधानमंत्री जी से बेहतर कौन जानता होगा। ब्याज की दरें सस्ती हो। अगर रुपए की कीमत महंगी हो गई तो उस रुपए से जो सामान बनेगा वो भी महंगा बनेगा। बिजली की कीमत सस्ती हो, महंगी बिजली से सस्ता सामान नहीं बन सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, रेड टेपिज्म ना हो, व्यवसाय करने की जो सुविधा है, ट्रेड फैसिलिटेशन है, वो उपयुक्त हो। अपने देश के जो टैक्सेस हैं उत्पादन पे, अन्य विषयों पे, वो इस प्रकार के हो कि पूरी दुनिया से मेलजोल खाते हो, इंटरनेशनली कंपैटिबल हो। और हम नहीं करेंगे तो फिर बाहर के देश हमारा सामान कहां से खरीदेंगे। अपने देश के उपभोक्ताओं को भी लगेगा कि अगर सस्ता माल बाहर से अच्छा मिलता है तो जो देश के मैन्युफैक्चरर ने बनाया है उसको काय को खरीदा जाए। सर्विसेज में, लो कॉस्ट सर्विसेज में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इस देश को लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब हम बना लें, हम नहीं कर पाए। उस दिशा में हम बढ़ रहे थे और उस दिशा में बढ़ते बढ़ते कितनी रुकावटें आई। मैं केवल कुछ का जिक्र करता हूं और सही माने पर केवल रेणुका जी ने बड़े उत्साह से वर्णन किया कि देश की अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। मैं कई बार मानता हूं कि सरकार में जब हम बैठते हैं तो एक तकलीफ है जो लोगों को स्वयं हो जाती है, या हमें भी हुई थी। यू क्रिएट अ प्रोपेगेंडा एंड देन यू स्टार्ट बाइंग योर ओन प्रोपेगेंडा, इवन दो द वर्ल्ड इज नॉट एग्रीइंग विद यू। और आपको लगता है कि क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है इसलिए दुनिया हमसे खुश है। उसी को ही ग्रॉस हैप्पीनेस का हम एक संकेत और इंडिकेटर मान लेते हैं। ये पहली बार एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं हुए। एक्सटर्नल फैक्टर्स हुए, ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ 2001 में, उसको प्रति रिस्पॉन्ड करना है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सरकार अपना पहल करके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर जाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करे। और मैं मानता हूं कि इस देश का जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम था, धीरे धीरे शुरू होता है, एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम कार्यक्रम था। और उसके पीछे सरकार का पैसा खर्च नहीं होता, सरकार सेस लगाती है और जो उपभोक्ता है, जो उस सड़क का प्रयोग करता है, वो पैसा दे रहा है। द यूजर्स वर पेइंग फॉर दोज रोड्स। रोड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन बिल्ट बाय यूजर्स बिकॉज द यूजर्स पे फॉर दोज रोड्स। Please honestly introspect what is the position of the national highways today. Very good. I initially thought that the whole highway construction has slowed down. It had. But today I am finding
whether it is on account of the leadership of those particular departments or other factors, the kind of problems which have been created in the highway program, that the entire program is suffering a setback. एक के बाद एक जो डेवलपमेंट कर रहे हैं डेवलपर्स, the developers, Prime Minister, are moving towards the state of bankruptcy. They are abandoning projects halfway through. Every day you pick up the newspapers, particularly the pink papers, and you'll realize that some project or the other is being abandoned. Disputes are landing up in courts. And the kind of pragmatism required in resolving those problems doesn't seem to be there. So one of the most successful highway programs anywhere in the world, which was going on at such a fast pace, has slowed down. आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की आज क्या स्थिति है? बजट की सच्चाई कभी भी वित्त मंत्री के भाषण में नहीं होती. The devil is always in the detail. And the detail is normally in the expenditure budget. मैं एक्सपेंडिचर बजट को ज्यादा गंभीरता से पढ़ता हूं. आपने पिछले वर्ष आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 20,699 करोड़ रुपए रखे. 20,699. How much did you spend? 8,100 crores. So the Gramin Sadak Yojana, these are infrastructure projects. One is rural infrastructure, the other is the highways is a national infrastructure. वो एक प्रकार से धीमी गति पे आ गया. ये 40% पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आ गई. 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पारित किया इस सदन ने. बिजली का उत्पादन राज्यों में होता है और बिजली के क्षेत्र में रिफॉर्म करना सबसे कठिन चुनौती थी. अनबंडलिंग हुई कई राज्यों में, ओपन एक्सेस सिस्टम हुआ, कोई भी बिजली बनाकर नेशनल ग्रिड में बेच सकता है. एंड वी लॉन्च्ड एन एम्बिशियस scheme that let us improve power. Unless there is power, and power is an important utility, you can't have competitive manufacturing in this country. The farmers need power, the industry needs power, households need power. आरंभ में ऐसा लगता था, और यूपीए सरकार के भी पहले कुछ सालों में लगता था कि दिशा ठीक चल रही है. आपने कोयले की खानें जिस प्रकार से बांटी कि खुद की बांटी हुई खानें, जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो आपको उनमें से एक मात्रा उसकी खुद ही कैंसिल करनी पड़ी. सीबीआई को मामला भेज दिया कि ये खाने ठीक बटी है कि नहीं बटी. एंड व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल सेक्टर फॉर द इंडियन इकोनॉमी टुडे हैज बीन ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड. If we want to see paralysis in one sector, it's the power sector. In 2008, sir, India escaped the subprime situation. But if India, and I pray it never happens to our country, if in India in any sector it does happen, the first sector which is facing a subprime situation is the power sector. Your power companies your power plants are starved of coal. Your power companies don't have money to repay back to the banks. The banks have put in a large amount of money into the power companies. So we are looking at highways, we are looking at roads, we are looking at power sector.
which was the most successful success story of economic reforms in India. And that's why both the speakers from the government used that success story rightly so. Telephony. From a 0.8% tele density, if we can come close to 78